हेलो फ्रेंड्स। जीवीएनएल अकाउंटेंट और कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच सीए दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु का नमस्कार। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी, तो अलग अलग उनका आंसर देने से बढ़िया मैंने सोचा एक छोटा सा एक वीडियो बना दिया जाए। पहली क्वेरी जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्या जीवीएनएल अकाउंटेंट और कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी का सिलेबस डिट्टो सेम है क्या, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों, जीवीएनएल अकाउंटेंट का जो सिलेबस है बस इसमें 20 to 25% कुछ एक्स्ट्रा मिक्स कर दिया जाए तो वो कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस बन जाएगा। यानी जो बच्चा जीवीएनएल अकाउंटेंट कर रहा है उसकी 75%, 70 से 75% जो तैयारी है कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी की वो ऑलरेडी हो चुकी है। ये इनबिल्ट आप मानिए कि सर कौन कौन सी चीजें हैं जो दोनों में अलग अलग हैं, तो उसी को लेकर मैं हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो दोनों में फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दोनों में कॉस्ट अकाउंटिंग है, दोनों में ऑडिटिंग है, दोनों में टैक्सेशन है, दोनों में एफएम है। बट यदि अपन बात करें तो जो आपका कॉलेज लेक्चरर बीएसटी है उसके अंदर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है जो आपकी है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन रिसर्च। ये एक अलग सब्जेक्ट आपका जोड़ा गया है जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब्जेक्ट ही पूरा का पूरा अलग हो गया है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा अलग हो गया है, इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन रिसर्च की। ओके, द नेक्स्ट चीज की जो बाकी के 5 सब्जेक्ट है क्या उनमें सिलेबस एकदम सेम है क्या, 100% सेम है क्या? तो कुछ चैप्टर्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं। कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी में कुछ चैप्टर बढ़ गए हैं। मैं उन चैप्टर्स के नाम बोलता हूं, फटाफट आप उनके नाम सुनिए। एक तो है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ध्यान रखिए, जो आपका जीवीएनएल अकाउंटेंट है उसमें ऐसे चैप्टर नहीं है। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ठीक है, ये चैप्टर है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो यहां कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी में हमें जो है वो एएस की हल्की फुल्की अंदर से डिटेल्स भी पढ़नी पड़ेगी। एएस की और आईएफआरएस की हल्की फुल्की डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी। तो आपने देखा कि जो हम जीवीएनएल अकाउंटेंट में कर रहे थे वो तो करना है ही है, वो तो डेट्टो पूरा का पूरा करना है। कंपनी अकाउंटिंग पूरी पढ़नी है, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमालगमेशन वाले चैप्टर, मर्जर वाले चैप्टर, वो सारे करने हैं। बट ये एक्स्ट्रा काम और बढ़ गया अपना वैल्यू एडेड, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, आईएफआरएस वगैरह, ये अपने को देखने हैं। ये हो गई अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात। देन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो बच्चे कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस देख रहे होंगे वो देख करके बड़े खुश हो रहे होंगे कि सर इसमें तो प्रोसेस अकाउंटिंग और इनका नाम ही नहीं लिख रखा, प्रोसेस अकाउंटिंग का नाम नहीं है, जॉइंट और बाई प्रोडक्ट का नाम नहीं है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप पास्ट जो पेपर हुआ था 2014 का पेपर जो 2016 में हुआ था उसमें साफ था कि उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट और बाई प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मत समझना कि सिलेबस में नाम नहीं लिखा हुआ चैप्टर के तो वो आएंगे नहीं, 100% वो भी आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नाम ना लिखा होने से आप उनकी तैयारी करना ना छोड़िए। तो पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, बट मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग के थोड़े अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आएंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग के अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस भी शामिल है। तो जो आपने जीवीएनएल में पढ़ा है वो पूरा का पूरा यहां पर भी पढ़ना है, एज वेल एज आपको यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग के डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इन डिटेल्स में पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तीसरी चीज, अब बात आती है ऑडिटिंग में। तो ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग में भी वही जीवीएनएल का पूरा पढ़ना है, प्लस जो एक्स्ट्रा चीज है वो यहां पर है ऑडिट ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, ईडीपी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सोशल ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आपके कॉलेज लेक्चरर में एडिशनल है। तो जो जीवीएनएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बस वो 25 से 30%, नटशेल में बोले तो 20 से 30% तैयारी यदि एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो आपकी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी भी आराम से हो जाती है। ठीक है, बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो उन सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। मैं जो 3 सब्जेक्ट लेता हूं मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट चीज जो मेरे से बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर जीवीएनएल अकाउंटेंट कब आएगी, तो मैं हर जो वीडियो है उसमें भी यही जवाब देता हूं कि बच्चों हम भी आप ही की तरह जो
इंफॉर्मेशन हमारा जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर हैं और जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वो जो स्टेटमेंट देते हैं विभिन्न चैनल पर और ट्विटर पर, तो हम उन्हीं को देख करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारे पास तो कोई और अदर सोर्सेज नहीं है जिन पर हम इन्फॉर्मेशन ले। बट आई होप सो, मैं बार बार एक ही पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता हूं कि पोस्ट वेकेटेड है, आप तैयारी करके रखिए और जब भी वैकेंसी आएगी आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। सबको मेरा यही सजेशन है, इंतजार कीजिए उस दिन का जिस दिन एक्चुअली में नोटिफिकेशन आ जाएगा और कुछ ही दिनों में एग्जाम हो जाएंगे। तो जिसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया होगी, जो आज ही मजबूत बनकर के टिका हुआ है, वही एग्जाम को क्लियर कर पाएगा, फाइट कर पाएगा, क्योंकि सिलेबस काफी 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 बड़ा है। तो सभी को मेरा यही सजेशन है। दूसरा, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम कब होंगे? तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 2014 में ये नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम 2016 में हुआ था, तो उस टाइम भी 2 साल का गैप रहा था। तो आई होप सो कि ये एग्जाम भी पूरे 2021 के एंड तक ही हो, बट हो सकता है जल्दी हो जाए। बट इसमें पिछली बार भी काफी टाइम लगा था, 2 साल का टाइम लगा था। तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब भी चाहे एग्जाम करवा लेगी। वैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट शायद दिसंबर 8-9 दिसंबर के आसपास ही है। उसके बाद गवर्नमेंट कब इसकी वैकेंसी की एग्जामिनेशन की डेट निकालती है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से एक ही सजेशन है, मेरा गाइडेंस है, ये कुछ भी मान लीजिए, कि वो तैयारी डे 1 से करें। ठीक है, इसके लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली एमसीक्यूज का अरेंजमेंट किया है, जहां पर रोजाना हम एमसीक्यूज पूछते हैं। उसके क्वेश्चन की क्वालिटी होती है नंबर वन क्वालिटी के क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर पूछे जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए धुएं निकल जाते हैं बच्चों के, और केवल 15 से 20% स्टूडेंट्स ही उनको करेक्ट कर पाते हैं, जिनमें हम 2 क्वेश्चन के तो सॉल्यूशन दे देते हैं, तीसरे क्वेश्चन को पोलिंग के हिसाब से देते हैं, ताकि ये पता पड़ सके। क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन एक बार पता पड़ गया तो दूसरा स्टूडेंट है जो उसको बता देगा और उस पर क्लिक कर देगा, तो तीसरे क्वेश्चन का हम जनरली आंसर नहीं देते हैं, पोलिंग वाला क्वेश्चन होता है। तो आप सभी को ये सजेशन है कि आप यदि अच्छा समझे, उचित समझे, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैंने दिया है। देन नेक्स्ट जो मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि आप तैयारी करने के साथ साथ जो कॉलेज की बुक्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए आप चाहें तो पाठशाला क्लासेस पर हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं। जेवीएनएल की क्लासेस अपलोड हो चुकी है पाठशाला क्लासेस पर, जिसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो कॉलेज लेक्चरर की क्लासेस हैं वो आपको दिसंबर में अवेलेबल हो जाएगी, 10 दिसंबर के आसपास हम उनको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यही कुछ क्वेरीज थी जो बच्चों की थी, और मैंने आई होप सो उनका जो आंसर है वो ठीक ढंग से दिया होगा। ठीक है, रही बात जो बच्चे पाठशाला क्लासेस पर जिन लोगों ने हमारा कोर्स खरीदा है, उनकी प्रॉब्लम क्लासेस हम जो है वो आफ्टर 15 दिसंबर ऑनवर्ड से हम क्लासेस में आपको मैसेज भेजेंगे। जिन बच्चों ने भी हमारी क्लासेस ले रखी है कि प्रॉब्लम क्लासेस अरेंज करवाई जाएगी, और चैप्टर वाइज हम उनको प्रॉब्लम क्लासेस के लिए इनवाइट करेंगे। तो जो बच्चे एप्लीकेशन में ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे अकाउंट्स की किसी ने क्लास परचेज की है, तो वह अकाउंट्स की प्रॉब्लम क्लास को ज्वाइन कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकता है। तो उसकी फैसिलिटी हम 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स करने का सोच रहे हैं। ठीक है, यदि पॉसिबल हो पाया तो हम ऑनलाइन करेंगे, नहीं है तो फिर बच्चा अपना डाउट एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर भेज देगा और हम उसको सॉल्व करवा देंगे, ऐसा हमने प्रयास किया है। देन आज भी जैसा कि मेरी आदत है पढ़ाने की, तो 2-5 क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के ले लेते हैं। ये मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं, जो पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था कॉलेज लेक्चरर एबीएसटी का, उसके क्वेश्चंस लिए हैं। तो कई स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन है ये हमारे क्या काम के हैं। तो सिलेबस सेम है, तो जेवीएनएल अकाउंटेंट के भी काम के हैं एज वेल एज आपके कॉलेज लेक्चरर के भी काम के हैं। तो फटाफट से देखिए, वर्ड ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम 5-7 क्वेश्चन ही देखेंगे ताकि आपको थोड़ा लगे कि हाँ कुछ नॉलेज की बात भी हमने गेन की। क्वेश्चन नंबर 51 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। ओके, इसको स्मॉल ही कर देते हैं। ओके, ये लो।
व्हाट इज द इफेक्ट, क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट इन ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। देखिए यदि फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मुझे बताइए ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो बच्चों होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो या फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये दो फार्मूले आपके होते हैं। इससे आंसर आता है वो बीईपी रुपीज में आता है, इससे जो आंसर आता है वो बीईपी यूनिट्स में आता है। तो ये कह रहा है कि यदि आप इंक्रीज कर दें फिक्स कॉस्ट को तो ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि फिक्स कॉस्ट को आप इंक्रीज करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा रुपए पर अचीव होगा, ज्यादा यूनिट पर अचीव होगा। तो इसकी वजह से आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है कि स्थायी लागत में वृद्धि करने पर समविच्छेद बिंदु में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इज कैलकुलेटेड बाय। अभी अभी हमने बात की थी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अभी अभी मैंने बताया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये रहा इसका आंसर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऊपर जो फार्मूला लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, इससे बीईपी इन रुपीज निकलता है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से बीईपी इन यूनिट निकलता है। ओके, तो ये दोनों के लिए ही काम के हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ट्रीटमेंट ऑफ, वेरी गुड क्वेश्चन, कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किस चीज की ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। डायरेक्ट मटेरियल दोनों में आता है, वेरिएबल कॉस्ट दोनों में आता है, बट फिक्स कॉस्ट में ट्रीटमेंट दोनों में अलग होता है। फिक्स कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में अलग ढंग से ट्रीट होता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रोड्यूस यूनिट है उनके हिसाब से एब्जॉर्ब होता है। तो डिफरेंस जो है वो है फिक्स कॉस्ट में, आंसर विल बी सी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वाई कैश बजट इज प्रिपेयर्ड। कैश बजट, अब देखो जिस ऑप्शन में कैश का नाम आ जाए वही आपका आंसर होगा। इट हेल्प्स इन कैश मैनेजमेंट, रोकड़ प्रबंध में सहायता करने हेतु। तो आंसर होगा 1, रोकड़ प्रबंध में सहायता करने हेतु। तो 54 हो गया। देन 55, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ, किसका मेथड है कॉस्टिंग का, एलोकेशन, एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर बताएंगे। 55 का आंसर क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किसका मेथड है, कॉस्टिंग का मेथड है, एलोकेशन का, एनालिसिस का, ऑल ऑफ दिस। तो मैं बताऊं आपको कि जो स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि भाई जहां पर ऑल ऑफ दी अबव आ जाए वहां पर आपका आंसर ऑल ऑफ दी अबव ही होना चाहिए, ठीक है। तो 55 में जो आंसर है वो आपका सही है, ये ऑल ऑफ दीज ही होगा। नेक्स्ट 56, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एन एक्टिविटी वी जनरेट कॉस्ट इज, जो कि कॉस्ट जनरेट करती है इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, जो जनरेट करती है उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे आप कॉस्ट ड्राइवर कहेंगे। आंसर 2, 56 में जो आंसर आएगा वो कॉस्ट ड्राइवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ड्राइवर फॉर इंस्पेक्शंस आर, तो जहां पर इंस्पेक्शन का नाम आ जाए, इंस्पेक्टर भी है और इंस्पेक्शन भी है, तो ऑप्शन देखिए और बताइए। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, आंसर विल बी 3। ओके, एक प्रैक्टिकल है छोटा सा, देखते हैं। 4538 किलो ऑफ मटेरियल एट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट 2.5 रुपीज पर केजी। मटेरियल यूजेस वेरिएंस आर 280 फेवरेबल, द स्टैंडर्ड यूजेस ऑफ मटेरियल फॉर द पीरियड। देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट के लिए दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। MUV दे रखा है, MUV दे रखा है, MUV मटेरियल यूजेस वेरिएंस है 280 और 4538 किलो मटेरियल यूज हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है। तो स्टैंडर्ड यूजेस ऑफ मटेरियल फॉर द पीरियड क्या होगा। 58 क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं, ये भी पता पड़ जाएगा कितने लोग वीडियो देखकर सीरियसली इसको कर पाते हैं। तो 58 का आंसर आप लोग देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर जरूर दें, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 59 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ड्यूरिंग ए पीरियड 17,500 लेबर आर वर वर्कड एट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 6.5 पर आवर। ध्यान रखना, जो 58 कर चुकेगा वो 59 भी कर चुकेगा। सिंस हम फटाफट यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि इसको मैं समझा सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, डिफरेंस इन आर्स SH माइनस AH इंटू SR, और इसकी हेल्प से आप इसका आंसर निकालेंगे। इसका भी आंसर हम देखेंगे। 58, 59 इन दो के आंसर आप लोग बताएंगे। 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं फटाफट बता देता हूं, देन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेन ऑब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है,
मिनिमाइजिंग वेस्ट का, हेल्प इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द कॉस्ट। तो मेन तो भैया यही है, कंट्रोल करना और रिड्यूस करना कॉस्ट को। तो आंसर 3। आई होप सो एक छोटी सी क्लास हमने दी, इसमें आपके कुछ कंफ्यूजन दूर करे और कुछ नई चीजें बताई। मिलेंगे अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और नई चीजों के साथ, ठीक है। तो छोटी छोटी क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, एमसीक्यूज के आंसर जरूर दें और ऐसे ही बेनिफिट उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।